हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज वेक्टर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया था और एडिशन फॉर मोर देन टू वेक्टर्स एंड रिजॉल्व एंड अनरिजॉल्व फॉर्म में कुछ बात किया था, राइट। वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इस वाले वीडियो में, राइट। लेट्स स्टार्ट। लास्ट वाले वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिकॉल बैक करते हैं। वेक्टर ए 2i + 3j + 4k, अगर ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इस वाले रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं अनरिजॉल्व फॉर्म, जैसा कि हम लोग लास्ट वाले वीडियो में सीखे थे। और इस वाले वीडियो को हम लोग कहते हैं अनरिजॉल्व फॉर्म। नाउ जब हम लोग इसको बता रहे होते हैं तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन बताना पड़ता है। लेट्स से दिस इज सम लेंथ ऑफ से 5 यूनिट्स, लेट्स से एट सम एंगल से 30 डिग्री। मान लेते हैं अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ रहे? मतलब जो भी ऑफ के बाद आता है वो रेफरेंस है। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। वहीं पर होता 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब होता कि नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ईस्ट की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ आई राइट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब होता अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में वेस्ट की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो टुवर्ड्स वेस्ट 30 डिग्री, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, राइट। दैट्स हाउ। तो जब भी बताया जाता है इस तरह, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। अगेन इधर ये अनरिजॉल्व फॉर्म कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंगल दोनों अलग अलग करके दिया जाता है। वहीं पर अगर वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंटेड हो, मतलब इसे कहते हैं हम लोग रिजॉल्व फॉर्म। ओके, इसी पर डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे। लेट्स स्ट्रेच फ्रॉम हियर ओनली। अगर वेक्टर a 2i + 3j + 4k है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 along x, 3 along y एंड 4 along z। तो एक काम करो, इमेजिनेशन तो क्रिएट करने के लिए अपने रूम को इमेजिन करो। रूम के एक एंड को बोलो 2, हाइट को बोलो 3 और इधर की तरफ बोल दो 4, राइट। ब्रेथ की तरफ बोल दो 4। तो सोचो क्या हुआ, हम लोग रूम के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच गए। मतलब कोई अगर बोले तो भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इट विल बी डायगोनल। तो अगर ये लेंथ है, ये हाइट है, ब्रेथ है, तो इट्स लाइक l² + b² + h², राइट। व्हाट इज दिस? 4 + 9 + 16 विच इज √29। तो वेक्टर ए अगर पता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो इस तरह मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब अगर कोई बोले अगर ए कैप निकालने, ए कैप क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, बट डायरेक्शन सेम एज वेक्टर ए। व्हाट इज दिस? वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन बाय मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर क्या बचेगा? अगर ये 3 मैग्नीट्यूड का है और नीचे भी 3, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 इंटू वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या हो गया? 2i + 3j + 4k by √29, which can be written also as 2 by √29 i cap। इस तरह हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 3 by √29 j cap, 4 by √29 k cap। अच्छा, इस तरह ij के फॉर्म में बताना, मतलब ये भी एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है वेक्टोरियली। मतलब हम लोग इसके मदद से भी समझ सकते हैं कि वो किधर है और कितना है। कितना है वो तो पता लग गया, और किधर है ये काफ़ी होता है ये समझाने के लिए कि 2 जाओ इधर, 3 जाओ इधर और 4 जाओ इधर। जहाँ पहुँचे वही मेरा वेक्टर ए था, है ना। लाइक पॉलीगॉन रूल, टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। तो अनरिजॉल्व फॉर्म में काम करना एडिशन के तौर पे काफ़ी आसान होता है क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी टूटी हुई है। देखो, जब हम लोग डिराइव कर रहे थे सारा फॉर्मूला, तब चीज़ों को तोड़ना पड़ा था। अलॉन्ग x, अलॉन्ग y, अलॉन्ग z वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ा था। ये ऑलरेडी रिजॉल्व है। तो अगर कभी हम लोग को बोलता है अब ऐड करो 3i + 4j + 5k अगेन, तो सिर्फ i को i से ऐड करो। i को i से मतलब क्यों? 2 गए इधर और फिर 3 गए इधर, तो कितना गए इधर? 5 गए। अब 2 से j मतलब 2i को 4j से ऐड मत करो, ये दोनों सेम लाइन पर नहीं है। सेम लाइन वाली चीज़ें सिंपल स्केलर फॉर्म में ऐड होंगे। लाइन क्या था? वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन बिहेव लाइक स्केलर्स। तो 3 और 4 अगेन अलोंग द सेम लाइन, 3 गए फिर 4 गए, तो कितना हो गया? ये 7 गए अलोंग y, फिर 4 गए और 5 गए, मतलब कितना गया अलोंग z? 9k। कोई बोले अगर वेक्टर a + b का मैग्नीट्यूड बताया जाए
मतलब ये एक नया वेक्टर बना, रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका लेंथ कितना है अलॉन्ग एक्स, समझो ये हो गया लेंथ, हाइट, और ये ब्रेथ, डायगोनल ऑफ द रूम, वैसे इमेजिन करो। तो रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, 25 प्लस 49 प्लस 81, कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। 81 ये 9 90 है ना, 130 155। और हम यहाँ से एंगल की भी बात कर सकते हैं। एंगल पे बात हम आई जे के फॉर्म में जब भी रहना, इस पर बात करना हम सिखा रहा है किस तरह एंगल निकाला जाता है, और जब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तब इस पर और बात करेंगे, एंगल्स पे बात करने का। तो ये पता होना या फिर ये पता होना, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही है, बट ये रिजॉल्व फॉर्म है, ठीक है, दिमाग में रखेंगे। रिजॉल्व फॉर्म के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। वो जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, वो तो तब कर रहे थे जब वो अनरिजॉल्व फॉर्म है ना, जब a और b दिया हुआ, दोनों के बीच में एंगल बताया हो। यहाँ तो चीज़ें टूटी हुई है, तोड़ के ही दिया है, तो y को i से जोड़ो, j को j से, k को k से, ये वेक्टर फॉर्म ही है। ये जो मिला ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ही है। अब चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। एक बात और, जल्दबाजी में ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। लेट्स से ये कोई एक लेंथ आता है, दिमाग में आसान लगेगा सोचने के लिए। मान लेते अगर ये 10 आया, ये 5 आया, कुछ भी जो भी आता है वो, चलो जो भी आ रहा है, पर सोचने के लिए मैं बोल रहे हैं। 10 और 5 आया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द आर मैक्स, याद करो आर मैक्स क्या था, a प्लस बी, सिंपल। मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, व्हाट इज a प्लस बी, ये तो उन लोग का, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। कभी भी ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ द वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड, इट मीन्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट दिस मीन्स, आर मैक्स। याद आ रहा है ना, a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लाइक द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसमें फ़र्क है। ये मतलब दोनों वेक्टर का खाली वैल्यू को ऐड कर रहे हो, ये क्या है, उन लोग को वेक्टरली ऐड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो ये हमेशा छोटा होता है या मैक्स मैक्स बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। हम लोग पढ़ चुके हैं, आर मैक्स था a प्लस बी। तो ये जल्दबाजी में ऐसी गलती मत करना, बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल। नाउ बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस पहले करेंगे एडिशन बेस्ड क्वेश्चंस पर। कुछ सेट ऑफ एप्लीकेशंस वाले वीडियो में पहले कंप्लीट कर लें, फिर आगे सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। एप्लीकेशंस है वेक्टर एडिशन के, ठीक है, हर तरह के जो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चंस ज़्यादातर जितने मेरे को रैंडमली मिले ना, कुछ तो डीसी पांडे के भी है, अरिहंत का जो बुक आता है, तो सब मिला जुला कर है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोला हुआ है 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी के कैप इज सम यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो व्हाट इज दिस, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, रूट ओवर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट इज 0.5 स्क्वायर, 0.25 0.64 plus c square equals to 1. Simplify this. This will be 1 square. 1 ही रहेगा, उधर जाएगा, रूट ओवर 0.11 0.89, 1 minus 0.89 is 0.11, रूट ओवर भेज देंगे, c equals to 0.11. That's the answer, ठीक है। ओके, that's the first, because यूनिट वेक्टर है ना, और ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है, ये रिजॉल्व फॉर्म में। सम ऑफ दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट ओवर मस्ट बी 1। अगर बता दिया कि इट्स अ unit vector. Number 2, two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them, then the angle between the two. बोला जा रहा है two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them. दो vectors है, let's say डायग्राम बना के सीधा लिखते हैं। वेक्टर A इसका मैग्नीट्यूड है A, वेक्टर B इसका मैग्नीट्यूड B है A,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी है ए, और थीटा निकालना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। नाउ टू वर्क दिस आउट, ये रिजॉल्व फॉर्म नहीं है, दो वेक्टर एडिशन केस है, थीटा ही निकालना है। फॉर्मूला है अपने पास रिजल्टेंट वाला, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर कितना है बेटा यहाँ पे, ए कितना है, ए, बी कितना है, ए, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। a स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, cos theta equals to minus half, then theta must be equals to 120 degrees. I guess आपको पता होगा cos theta minus half होना मतलब theta must be 120 degrees. All sin tan cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब लोग बोलेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो cos नेगेटिव होता है, पर बेटा वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 0 से 180 बनता है। मतलब इफ द वेक्टर इज प्लेस्ड लाइक दिस, तो हम लोग ऐसा एंगल देखेंगे, ना कि इस तरह घुमा के देखेंगे, है ना, स्मॉलर वन। तो इट कैन नॉट बी मोर देन 180। तो cos थीटा अगर प्लस हाफ होता 60 डिग्री होता, cos थीटा माइनस हाफ है मतलब यहाँ 60 बन रहा है, मतलब यहाँ से पूरा 120, राइट। तो ये याद भी रख सकते हो एक थ्योरी की तरह, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर हो, मतलब तीनों बराबर एक दूसरे के, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर मस्ट बी 120 डिग्रीज, राइट। मतलब इस तरह से कुछ है कि ये अगर पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, देन दिस इज द रिजल्टेंट। चाहो तो पैराग्राम लॉ से समझ लो इसको, राइट। और ट्राइंगल लॉ समझना है, ये भी ए ही होगा। ट्राइंगल लॉ समझना जिससे समझो, ये अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा। चेक करो, 120 डिग्री ये एंगल होता है ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपस में यहाँ पे क्या बन रहा है फिर 60। ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों लेंथ बराबर है, मतलब ये भी 60 ये भी 60, इक्वल ट्रायंगल बन गया। हाँ, तो जब 120 होगा तो यहाँ पे 60 बना, और ये दोनों इक्वल, दोनों 60 बनेगा, मतलब सब इक्वल हो गया, मतलब ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, रिजल्टेंट भी है। तो अपने हिसाब से जैसे समझने का मन किया वैसे समझा सकते हो, या फिर एक तरह से वेरीफाई कर सकते हो कि ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ लगता है कि नहीं लगता है यहाँ पर। एक बार क्या होगा ना, एप्लीकेशन करते रहोगे ना, तो चीज़ें बैठती जाएंगी दिमाग में कि देखते हैं यूजेबल है कि नहीं जो चीज़ सीखे हैं। तो यूज़ ज़रूर करो, चीज़ें यूज़ करने से ही याद होगी, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी चीज़ सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्ट्स एट अ पॉइंट आर 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। अच्छा बेटा, मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, a प्लस बी स्ट्रेट अवे, और मिनिमम क्या हो गया, a माइनस बी स्ट्रेट अवे। द स्मॉलर फोर्स विल बी इक्वल टू, बताना है, स्मॉलर फोर्स विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली मैंने a माइनस बी लिखा है तो मतलब मैं b को छोटा मान रहा हूँ भाई। ऐड करते हैं, मैक्सिमम का फॉर्मूला याद है ना, a प्लस बी मैक्सिमम होता है रिजल्टेंट, और मिनिमम कितना होता है, a माइनस बी। ऐड करेंगे, 2a बराबर b कैंसिल 10, a बराबर 5 दिख ही रहा है, अगर ये 5 है तो पक्का ये 2 होगा, 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3, तो b कितना होगा, 2 न्यूटन, है ना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स a and b are given respectively at 0, 3, -1। तो भैया 2 पॉइंट है a 0, 3, -1, दूसरा पॉइंट है b -2, 6, 6। ठीक है भाई, 2 पॉइंट है 0, 3, -1 and -2, 6, 6। द डिस्प्लेसमेंट टू a, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a to b इज, अपने मान लेते हैं यहां से यहां गए, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर अपने को ना डिस्टेंस बस बताना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ, तो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, एक हो सकता है। पर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, लाइक AB वेक्टर, राइट। हाउ डू यू वर्क ऑन इट? इट्स लाइक लॉजिक है क्या भाई, फाइनल माइनस इनिशियल
आई कैप। जो लोग सीख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो बस सुन भी लो। बहुत बार ना हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। मान लो कोई भी पॉइंट है पी, मान लो तुम्हारे फैन का लोकेशन तुम्हारे रूम में, तुम जहाँ बैठे तुम्हारे से रिस्पेक्ट में फैन का लोकेशन, अपने आप को तुम ओरिजिन अगर लेट कर लो और ये फैन कहाँ है, तो यूल से लाइक कि एट सम x, y, z, सो विल राइट xi प्लस yj प्लस zk कैप, दैट्स कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ, मान लो एक और पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये अगर x1 लिख देते हैं इसको, और एक और पॉइंट है x2, y2, z2, मान लो कोई पॉइंट है ये q, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q क्या होगा? से x2i प्लस y2j प्लस z2k, मतलब अगर तुमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो x2 पे x पे x2, y पे y2 और z पे z2 चलना पड़ेगा। लेट्स से अब कोई बोले अगर मेरे को p से q पर जाना है, p से q पर जाना है, ट्राइंगल लॉ लगा लो ना। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर। हाँ, दिस वेक्टर मान लो इसका नाम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x प्लस वेक्टर आर पी इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर आर क्यू। व्हाट इज वेक्टर x? आर क्यू माइनस आर पी, मतलब क्या सीखे? जहां जाना है वो माइनस जहां से जाना है वो। तो ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। बेटा फॉर्मूला ना सीखो। अब कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या नियम सीखे हो? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही तो क्या सीखने मिला? अपने को अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे? इसको लिखते हैं ए बी वेक्टर, मतलब क्या हुआ? ए से बी पे जाना है। क्या लिखेंगे? -2 -0 आई कैप प्लस 6 -3 जे कैप प्लस 6 माइनस माइनस मतलब प्लस के कैप। दिस इज वेक्टर ए बी। कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस। किसी को दिक्कत नहीं भाई? सो विल कंटिन्यू फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये एक थियरी भी था हम लोग के लिए, हम लोग सीखे नहीं थे, तो प्लीज इसको ध्यान से नोट करना। इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आर जनरली स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर, तो आर पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आर क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, मतलब हम लोग पोजिशनाइज करें पी कहाँ और क्यू कहाँ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ट्रायंगल वापस यूज करवाने का मन था मेरे को, इसलिए जानबूझ के मैंने ये मेथड यूज किया बताने का, एक्सप्लेन करने का। राइट, सीखते रहो, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर रिवा में क्लियर ना हो तो एप्लीकेशन करते करते क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई गेस 5 ना, बोला गया है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर ए बताया गया है 4i माइनस 3j, वेक्टर बी ऊपर लिख देते हैं। वेक्टर बी बताया गया है 8i प्लस 8j। सवाल है हम लोग को फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो एक काम करें, पहले रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर बात करते हैं आगे का। i को i से ऐड करेंगे, बिकॉज 8 अलॉन्ग x फिर 4 अलॉन्ग x, इतना होगा 12 अलॉन्ग x, 8 अलॉन्ग y, 3 अलॉन्ग नेगेटिव y, मतलब 5j कैप। ये हो गया। अब कोई बोले वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो क्या होगा? ये 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज व्हाट? 13। तो अब कोई बोले यूनिट वेक्टर, अब मान लो a प्लस बी कुछ ऐसा वेक्टर है, इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे? वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यही तो फॉर्मूला है ना भाई, तो पहली बात की आज। तो क्या हो गया? 12 बाई 13 आई कैप प्लस 5 बाई 13 जे कैप। चेक कर लो, 12 बाई 13 का स्क्वायर क्या होगा? 144 बाई 169 प्लस 25 बाई 169। ऐड करो 169 बाई 169, दैट विल बी 1। एनीवेज दिस इज द वे यू डू, पहले रिजल्टेंट निकाले फिर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ
समझते चलो, एप्लीकेशंस करते करते क्लियर होंगी। हम लोग सिर्फ एडिशन बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं सारे, आगे चल के सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद सब्ट्रैक्शन बेस्ड और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, इस तरह अप्लाई करते करते सीखेंगे, ठीक है। नंबर 6, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 3 वेक्टर एडिंग टू 0। सवाल है इनमें से कौन सा सेट का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, या फिर इनमें से किनका सेट समेशन पे 0 हो सकता है। ये 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, 4, 8, 16, 4, 8, 16, 4, 2, 1 और 1, 1, 2। पहले वाला देखो भाई, हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी दो का समेशन, दो तरीका है समझने का, कोई भी दो का समेशन मैक्सिमम अगर इसके बराबर भी नहीं हो पाया तीसरे वाले के, मतलब कभी 0 नहीं हो पाएगा। देखो भाई 2 और 4 कितना होता है, 6 मैक्सिमम, मतलब रिजल्ट कितना देगा 2 और 4। भाई 2 और 4 को अलग अलग एंगल पे दोगे तो अलग अलग आंसर आएगा, मैक्सिमम आएगा 6, मिनिमम आएगा 2। पर मैं तीसरा वेक्टर क्या है 8, तो हम इन दोनों को कैसे भी रख दे 6 से बड़ा होगा नहीं, तो कभी भी 8 को बैलेंस कर पाएगा, नहीं बैलेंस कर पाएगा, मतलब रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो पाएगा इन तीनों का। इस तरह नहीं समझ पाए, देखो समझो, हम लोग पढ़े थे ना कि अगर ये पहला वेक्टर है मान लो, ये दूसरा वेक्टर मान लो, ये तीसरा वेक्टर अगर ऐसे आ गया, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा 0, बिकॉज टेल ऑफ फर्स्ट और हेड ऑफ लास्ट ठीक उसी पॉइंट पर आ गया। तो ट्राइंगल जब भी बनता है हम लोग को चाहिए होता है कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है कि नहीं। तो 2 + 4 6 है, जो कि 8 से छोटा है, तो कभी ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा, इस तरह का क्लोजनेस हो ही नहीं पाएगा, तो रिजल्टेंट कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। बस समझो। नहीं तो देखो 4 और 8 मैक्सिमम कितना पॉसिबल 12, तो इन लोग मैक्सिमम 12 दे सकता है, तो कभी भी 16 को कैंसिल कर पाएगा, कभी कैंसिल नहीं कर पाएगा। चलो 2 छोटा को जोड़ो वापस, 2 और 1 कितना होगा। हम लोग छोटे वाले को लेके चेक कर रहे हैं, बिकॉज बड़ा वाला तो होना ही नहीं था कभी भी, तो क्या पॉसिबल है कुछ भी। 2 + 1, 2 + 1 कितना होगा 3, 2 + 1 कितना होगा 3, कभी 4 को कैंसिल कर पाएगा, कभी नहीं, है ना, ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। 1 और 1 2, 2 जस्ट कैंसिल होने का चांसेस है, तो इन सब में फिर भी यहां पर नेट 0 होने का चांस है, राइट। नाउ नोइंग दिस आंसर रहेगा ऑप्शन डी। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, क्या बोला हुआ है देखते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है 2 वेक्टर है ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। हाँ, और एक बार बोला हुआ है a² + b² इज इक्वल टू c²। ये 2 चीज गिवन है, हम लोग को ए और बी के बीच का थीटा फाइंड करने कहा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये एक्सप्रेशन बताता है कि c इज द रिजल्टेंट ऑफ समेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। है ना। अच्छा, अगर यहां से हम लोग रूट ओवर हटाए तो क्या हो जाएगा, c² = a² + b²। c² is also equals to a² + b², so we can write this also as a² + b²। So now what is cos theta? 2ab cos theta is 0, 2 और ab 0 तो है नहीं, तो cos theta must be 0, implies theta must be 90, right? अनरिजॉल्व फॉर्म में थे, मान के चल रहे थे, ठीक है, तो वी यूज द फॉर्मूला। नेक्स्ट, गिवन दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज के कैसे समझना, समझो एप्लीकेशन देखते हुए समझते चलो। गिवन दैट P का मैग्नीट्यूड है 12, Q का मैग्नीट्यूड है 5, वेक्टर P + Q इज इक्वल टू वेक्टर R, ये गिवन है। एंगल बिटवीन P एंड Q विल बी इक्वल टू, बताना है P एंड Q के बीच में एंगल क्या होगा बताना है। अच्छा, R का वैल्यू भी बता दिया गया है 13, मतलब फॉर्मूला लगाएं, R² इज इक्वल टू P² + Q² + 2pq cos थीटा। अरे अपने को पता है कि R कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169,
पी स्क्वायर कितना होगा 144, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, ये कितना होगा 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। लेट मी सी अगेन, ये 169 माइनस हो जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, एकदम लास्ट वाला प्रॉब्लम का कॉपी है। दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स 0, मतलब कॉस थीटा मस्ट बी 0। ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है, मतलब थीटा मस्ट बी अगेन 90। मतलब एक्चुअली डायग्राम देख के पता लग रहा है क्या है, ये ऐसा कुछ है कि अगर ये 12 है, 12 है, ये 5 होगा तभी तो ये 13 होगा ना, 12, 5, 13 वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो हियर द एंगल मस्ट बी 90 डिग्री बिटवीन 12 एंड 5, राइट। ओके, नेक्स्ट है given that वेक्टर p प्लस q प्लस वेक्टर r इज 0, 3 वेक्टर का समेशन 0 है, मतलब क्लोज ट्रायंगल बन रहा होगा। given that वेक्टर p प्लस q प्लस वेक्टर r इज इक्वल्स टू 0, और बोला है 2 आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ द अदर 2। तो मान लेते हैं p का मैग्नीट्यूड है a, सेम फॉर q, और r का मैग्नीट्यूड है √2a, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, सब में क्या एंगल बन रहा है बताना है। दो तरीका है करने का, एक तो ट्रायंगल लॉ और एक नॉर्मल प्लेन बनाकर। तो हम लोग फिलहाल ट्रायंगल बनाने वाला चीज़ को बाद में करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार ट्रायंगल लॉ यूज़ कर लिए हैं, सीखते हैं भाई नए तरीके से। हम लोग को पता है 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी है, तीसरा वाला ठीक उसको बैलेंस कर रहा होगा, मतलब p और q का जो भी रिजल्टेंट होगा वो पक्का √2a होगा ऑपोजिट तरफ, तभी r कैंसिल हो पा रहा होगा। वापस सोचो, ये 2 वेक्टर का जो भी, इस तरह सोचो, 2 वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट आ रहा होगा वो ठीक उतना ही वैल्यू का होगा जितना ये है, और ठीक ऑपोजिट तरफ में होगा। कॉमन सेंस है ना, मतलब मेरा p और q का रिजल्टेंट होगा √2a इज इक्वल्स टू √a² प्लस a² प्लस 2a² कॉस थीटा, है ना, p² प्लस q² 2pq कॉस थीटा, और ये रिजल्टेंट होगा, इतना ही होगा और ऑपोजिट तरफ होगा तभी कैंसिल हो पाएगा। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड्स, तो 2a² तो 2a² और 2a² कैंसिल हो जाएगा, a² प्लस a², 2a², मतलब cos थीटा मस्ट बी 0, मतलब थीटा मस्ट बी 90। मतलब इन 2 वेक्टर में p और q में कंफर्म एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो ऑब्वियसली यहां से पास करेगा, दोनों वाली बराबर है, बीच से पास करेगा, तो ऑब्वियसली वेक्टर r मस्ट बी एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सोचो, ये a, ये क्या आया √2a, और इतना ही बड़ा वेक्टर अगर उल्टे तरफ में रहे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है बेटा 45, तो ये एंगल कितना होगा 45 प्लस 90, मतलब टोटल एंगल कितना बन गया यहाँ पे 135, और इसको अगर हम लोग हटा दें बिकॉज समझ में आ ही गया ये 90, बिकॉज एंगल कौन सा देखते हैं जब वेक्टर्स टेल टू टेल लगाया जाए, तो 90, 135 is the angle between the vectors. Answer is 90, 135, 135. Now we can continue on and on like this. हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहेंगे. We'll stop for this video. We'll continue with vector subtraction, और बचे हुए जो भी प्रॉब्लम्स बचे हैं उसको लास्ट में miscellaneous प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेंगे. I hope this must have helped you. Let's continue with our next topic, vector subtraction, in our next video. This much. Thank you. Keep watching.